बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तो ये बहस पीटीआई के सोशल मीडिया ने चला दी है कि अजीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ साहब को मसला दरपेश हो गया है और इस बात पर भी वो बहुत जश्न मना रहे हैं कि वो अरशद मलिक वाली वीडियो का जो केस है उस पर जो दरख्वास्त थी वो नवाज़ शरीफ साहब ने या उनके वकीलों ने वापस ले ली है। तो ये एक किस्म का सरेंडर है। तो अजीज़िया केस में क्या होने वाला है इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जा रहा है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए भी ये बता रहे हैं कि हमें सादा अक्सरियत लेने में मुश्किल का सामना है। सादा अक्सरियत से 6-7 सीटें हमें कम मिल रही हैं जो उनके अपने सर्वे हैं। और इस हवाले से एक और सर्वे की भी बात की जा रही है जो मुस्लिम लीग ने कराया है और जिसमें ये बताया गया है कि पंजाब में मुस्लिम लीग का वोट बैंक सिर्फ 22% रह गया है। और तीसरी एक दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान के 2 सुपर कार्ड कह लें, मास्टर कार्ड कह लें या ट्रम्प कार्ड कह लें, बैठे बिठाए नाकारा हो गए हैं और इमरान खान को उन पर ज़ाहिर है एक सदमे की कैफियत तारी उन पर नज़र आती है, पीटीआई पर भी, क्योंकि उन्हें तवक्को नहीं थी कि ये 2 कार्ड इस तरह ज़ाय हो जाएंगे। इसका जिक्र हम आखिर में करेंगे। अजीज़िया रेफरेंस, आपको याद होगा कि एवनफील्ड जो रेफरेंस था, अजीज़िया रेफरेंस उसी की फ़ोटो कापी है, यानी वही केस है, वही इल्ज़ाम है। उसको हेरा फेरी करके उन जजों ने, जिन पर अब ज़माना भी लानत बरसा रहा है और तारीख भी नहुसत बरसा रही है, इसे 2 रेफरेंसेस में बदल दिया था। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे किसी को 1 लाख रुपए का चेक मिले तो वो इस चेक की एक फ़ोटो कापी बनवा ले और फिर बैंक पहुंच जाए कि जनाब ये दोनों चेक कैश कर दो। तो ज़ाहिर है उसका चेक जो है असली वो कैश होगा, उसके बाद वो उसकी डुप्लीकेट या फ़ोटो कापी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उसके साथ नंबर शंबर होते हैं। तो ये बिल्कुल वही केस था कि एक ही इल्ज़ाम, एक ही केस, एक ही मुकदमा, उसको 2 मुकदमों में बदल दिया, उसकी फ़ोटो कापी कर दी और दोनों मुकदमात में नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा सुना दी गई। अब एवनफील्ड में तो वो बरी हो गए, उसमें कोई सबूत नहीं दे सका, बल्कि नैब ने खुद ही वो वापस ले लिया रेफरेंस। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी वही होगा जो एवनफील्ड केस में हुआ था। और इसमें ये बात जो एक दिन की समाअत हुई है उसमें ये चीज़ साबित हो गई कि नैब या इस्तगासा कह लें, उनके पास अपने इल्ज़ामात के हक़ में, यानी इस बात के हक़ में कि वो जो फ्लैट्स हैं और अजीज़िया जो भी उसका केस है प्रॉपर्टी का, उसकी मिल्कियत नवाज़ शरीफ की है, इस हवाले से एक भी सबूत या गवाही या दस्तावेज़ नैब ने अपने रेफरेंस में पेश की न लगाई। तो केस तो यहीं उड़ जाता है। तो जहाँ एक इन्हिसार किया जा रहा था अरशद मलिक की वीडियो पर, लेकिन ये एक तो इसमें अहम बात ये है कि इस पर इन्हिसार ज़्यादा नहीं किया जा रहा था, इसलिए कि वो जो खोसा था वो जाते जाते एक फ़ैसला सुना गया था कि कोई वीडियो उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगी जब तक उसका बनाने वाला सामने ना आ जाए। और दूसरी बात यह है कि इसके बावजूद भी खैर गुंजाइश निकल सकती थी केस को आगे चलाने के लिए, लेकिन अगर इस दरख्वास्त पर नवाज़ शरीफ साहब प्रेस करते या उनके वकील इस बात को आगे बढ़ाते कि नहीं जी इसकी बुनियाद पर फैसला किया जाए या इसको इसमें सबमिट किया जाए, तो ये जो केस था ये 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त ले सकता था, बल्कि इससे भी ज़्यादा वक्त ले सकता था, क्योंकि इसके बहुत सारे मराहल जो थे, फॉरेंसिक इसका होता, जरा होती, फिर इतराज़ात होते, और फिर ये भी एक हकीकत है कि वो गुफ्तगू जो है वो सारी जूं की तूं उस वीडियो में मौजूद नहीं है, बल्कि मुतल्लिका हिस्से जोड़ कर कंपाइल किया गया है, यानी उसमें कोई फ़िक्रा जाली नहीं है, कोई फ़िक्रा तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया। लेकिन चूँकि वो मिक्स की गई है, कंपाइल की गई है, उसके कई पोर्शन जोड़े गए हैं, तो इस पर भी एक बहस होनी थी। फिर हर चीज़ें तो साबित हो जानी थी कि ये वीडियो सच्ची है और ये इसी तरह है, और सब कुछ साबित हो जाना था, लेकिन प्रोसेस इतना लंबा होना था कि उसमें फिर इलेक्शन की तारीख आ जानी थी। ये बात ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए एक नुकसानदेह की साबित होती, और इन्होंने ये उसको उस पर प्रेस ना करने का जो फ़ैसला किया है, ये एक हिकमत और मसलहत का तकाजा था और ज़रूरी था कि इस मौके पर इसको, वैसे भी नाज़रीन उस वीडियो से जो परसेप्शन बनना था वो बन चुका है। जजों ने भी वो वीडियो सुनी हुई है और बार बार सुनी होगी,
और वैसे भी सारा केस जो है उसके बारे में जो तफसीलात हैं वो भी सबके सामने हैं। तो उस वीडियो ने जो काम करना था वो कर दिखाया है, वो परसेप्शन बन गई है। अब इस झगड़े में पड़ने का एक यानी तूल पकड़ने का एक सबब ये भी हो सकता था कि फिर इसमें जजों का किरदार भी सामने आता, उन पर भी तनकीद होती, बात लंबी चली जाती और फिर वो एक यानी बखेड़ा अच्छा खासा बखेड़ा बन जाता। अब इन्होंने फैसला किया है कि मेरिट पर ये केस लड़ा जाएगा और अदालत ने भी ये फैसला किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि हम इसको मेरिट पर सुनेंगे, और मुस्लिम लीग नून ने भी इसको मेरिट पर लड़ने का फैसला किया है। और मेरिट जो है वो बहुत क्लियर है, बज़ाहिर तो इतना क्लियर है कि वो 12 तारीख को अब इसकी समाअत है दोबारा, तो बज़ाहिर तो ये इतना क्लियर है कि एक ही दिन की समाअत में ये मामला फैसल हो जाना चाहिए। इसका फ़ैसला इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा की समाअत हो, लेकिन बहरहाल ये अदालत ही ने तय करना है कि वो कितनी समाअतों में ये केस डिसाइड करती है। बज़ाहिर ये कोई लंबा केस नहीं चलेगा, बहुत जल्द इसका फ़ैसला भी हो जाएगा। और पीटीआई वाले जो हैं उनके सोशल मीडिया को आप सुनकर एंजॉय किया करें, क्योंकि वो इन छोटी छोटी बातों को अपनी फतह का नक्कारा बना लेते हैं। जैसे उन्होंने इमरान खान के साथ किसी जज ने को रिमार्क्स दे दिए तो पूरी पीटीआई में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि लीजिए जनाब ये तो साइफर केस उड़ गया, लो जनाब ये तो 190 मिलियन पाउंड का केस था वो भी उड़ गया। अब उड़ा कुछ नहीं होता, उड़ने जो पुर्जे उड़ने हैं वो तो इमरान खान ही के उड़ने हैं, केसेस में नज़र आ रहा है। लेकिन वो ये बात का बतंगड़ बनाने और उस पर झूठ का पहाड़ खड़ा करने में ये माहिर हैं, इतने माहिर हैं कि वो शेर मरवत जो है वो परसों पेशावर गया तो मैं देख रहा था इनके अपने यानी किसी और की बनाई हुई वीडियो नहीं, पीटीआई ऑफिशियल की साइट पर जो इनकी अपनी वीडियोस हैं अपलोड की गई, उनमें 800 से 700 से ज़्यादा बंदा नहीं था और उस पर कैप्शन लगे हुए थे कि पूरा पेशावर शेर अफगन के वो वर्कर कन्वेंशन में उम्र पड़ा, पूरा पेशावर यानी वो जो पेशावर की 20 लाख आबादी होगी वो सारी की सारी माशाल्लाह इस जलसे में थी, जबकि गिनती जो थी वो 700-800 से ज़्यादा नहीं थी। ये भी मैं रियायत करके बता रहा हूँ, 700-800 का हजूम जो होता है उसको ऊपर से कैमरा जूम किया जाए तो वो जनाब 2-3 हज़ार का नज़र आता है। तो लेकिन ये क्राउड ऐसा था कि ये जूम करके भी 2-3 हज़ार का नज़र नहीं आ रहा था, बंदे गिने जा सकते थे। और उसकी बुनियाद पर खैर मैं इस बात को चैलेंज नहीं करता कि पुख्तूनख्वा में पीटीआई की अक्सरियत नहीं है, पीटीआई की वहाँ अक्सरियत है और यानी दूसरी तमाम जमातों से वो काफ़ी आगे है। तो ये बहुत सूबा है जहाँ पीटीआई के मुखालफों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा वहाँ सीटें निकालना। अगरचे 6 महीने पहले सूरत हाल ये थी कि 6-7-8 महीने पहले ये सूरत हाल थी कि पीटीआई को मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करके शिकस्त दी जा सकती थी, लेकिन फिर बीच में शहबाज शरीफ साहब आ गए, तो उसका जिक्र हम अपने अगले पॉइंट में करेंगे। तो ये है जनाब अजीज़िया रेफरेंस का जो अंजाम है नज़र आ रहा है। और दूसरा ये है कि बहरहाल अदालती हवाले से 12 दिसंबर की तारीख इसलिए भी अहम है कि उस रोज़ भुट्टो केस भी रीओपन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और ये इसमें ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लगेगा, ये महीने 2 महीने में तो सिमटने वाला नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक माइलस्टोन केस है जिसमें सिर्फ ये नहीं तय होगा कि भुट्टो को फांसी गलत दी गई थी या सही दी गई थी, बल्कि इस केस में बहुत सारी चीज़ें और भी सेटल हो जाएंगी कि किसने क्या क्या मुदाखलत की और किस किस जज का क्या किरदार था, और उसके मुतल्लकात जो चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद पाकिस्तान के लिए आईनी शाहराह पर चलने के लिए बहुत सारे साजगार इशारे मिलेंगे और ऐसे फैसले होंगे जो बाद में मैटर करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जस्टिस वक़ार सेठ ने एक फ़ैसला दिया कि परवेज़ मुशर्रफ को आइन शिकनी पर फांसी की सज़ा दी जाए, तो वो ठीक है, वो फ़ैसला कलअदम हो गया, अदालत भी कलअदम कर देगी, लेकिन वो फ़ैसला स्टैंड करता है, वो हिस्ट्री में मौजूद है, वो आइंदा के लिए ताले आजमाओं के लिए एक ख़तरनाक फंदे की सूरत में हमेशा मौजूद रहेगा। और अब वो केस खुद मुशर्रफ के हामियों की तरफ से जो रिट दायर की गई थी इस फैसले के ख़िलाफ़, उस की समाअत के दौरान पता चला कि वो केस तो वो फ़ैसला तो अभी तक एग्जिस्ट करता है, वो कलअदम नहीं हुआ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के नकवी शकवी ये थे मुज़ाहर ट्रकों वाला, इन्होंने नाजायज़ तौर पर इनका इख्तियार समाअत ही नहीं था, तो वो फ़ैसला स्टैंड करता है। और अब उस फैसले पर भी जब ये समाअत मुकम्मल होगी और नए सिरे से फ़ैसला दिया जाएगा तो वो भी आइंदा के लिए एक गाइडलाइन साबित होगा। और फिर
14 दिसंबर की तारीख भी बहुत अहम है, क्योंकि इसमें इस सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस लगा लिया। उस दिन इसकी समाअत होगी। उनको जनरल फैज़ मिला था और फैज़ ने आर्डर दिया था कि मरीम नवाज़ की ज़मानत नहीं होनी चाहिए। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा कि मैं तो आइन के मुताबिक फ़ैसला करूँगा, ये नहीं कहा कि मैं तो ज़मानत दूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि मैं तो आइन के मुताबिक फ़ैसला दूंगा। तो इस फ़िक्रे की पादाश में उनको जनरल फैज़ ने अपने जो टाउट जज बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके ज़रिए इनको बरतरफ करा दिया। तो अब वो इतना लंबा चौड़ा इंतज़ार करने के बाद बिलाखिर उनकी दरख्वास्त की समाअत की तारीख आ गई है। 14 दिसंबर को समाअत होगी और उम्मीद करनी चाहिए कि एक शख्स जिसके साथ रियासती गुंडागर्द अनासर ने गुंडागर्दी करते हुए उसकी नौकरी छीनी, उसके साथ इंसाफ होगा। अच्छा, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है मुस्लिम लीग नून के बारे में एक सर्वे कुछ यूट्यूबर हजरात की तरफ से पेश किया जा रहा है कि ये सर्वे मुस्लिम लीग ने खुद कराया है, अपने आदमियों के ज़रिए कराया है। और इसमें ये बताया गया है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक सिर्फ 22% है, जबकि PTI का 60% से भी ज़्यादा है, और बड़े अथेंटिक ज़राए से। अच्छा, ये वैसा ही झूठ है जैसा कि कराची के एक व्लॉगर ने बोला कि मुस्लिम लीग नून के एक बंदे ने मुझे बताया है कि मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम रहनुमा को थप्पड़ रसीद हो गया इस्लामाबाद के किसी फंक्शन में। अब वो ज़ाहिर यानी झूठ बोलते हुए इन लोगों को झिझक नहीं है, झूठ घटते हैं। अगर थप्पड़ पड़ा है तो मुस्लिम लीग नून का कोई आदमी इसको क्यों इतला देगा, जो कि PTI का कारकुन है, PTI का वर्कर है, वो इतला देगा तो किसी ऐसे सहाफ़ी को देगा जिससे उसके ऐसे ताल्लुकात हों कि वो ख़बर आगे नशर ना करे, लेकिन बतौर ख़बर बता दे। और फिर ये है कि इस बात को हफ्ता भर तो हो गया है, तो हफ्ते भर के बाद भी किसी को पाकिस्तान में पता नहीं है कि वो कौन था जिसने थप्पड़ मारा और वो कौन था जिसको थप्पड़ रसीद किया गया। ऐसी बात छुपती नहीं है। अगर किसी ने यह बात किसी एक आदमी को भी बता दी होती ना कि किसने थप्पड़ मारा, किसको थप्पड़ मारा, या इतना ही पता चल जाए कि उस फंक्शन में कौन कौन लोग मौजूद थे, तो पता चल जाता कि किसको थप्पड़ मारा गया, वो बात छुपी नहीं रह सकती। तो इसी तरह का ये झूठा सर्वे करके किसी ने मुस्लिम लीग के नाम से आगे चला दिया है। मुस्लिम लीग नून ने जो सर्वे कराया है वो मैं आपको बताता हूँ, जो ऑथेंटिक सर्वे है और जो मुस्लिम लीग नून ने करवाया है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलेंगी एग्जैक्ट गिनती मैं नहीं देता, लेकिन उसका जो नतीजा है वो ये है कि मुस्लिम लीग को सादा अक्सरियत में 6 या 7 या 8 सीटों की शार्टेज का सामना है। तो बाकी गिनती आप खुद कर लें कि इतनी सीटों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हो रही है। इसका मतलब बाज़ाहिर तो यही है कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून ही की बनेगी, लेकिन मुस्लिम लीग की जो कोशिश है वो ये है कि कम से कम सादा अक्सरियत मिल जाए। अच्छा, बाज़ हज़रात ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत के लिए कोशिश करेगी। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून वाले भी इतने सादा नहीं हैं कि एक नामुमकिन चीज़ को हासिल करने पर अपनी तवानाई ज़ाया करें। वो सादा अक्सरियत लेने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादा हकीकत के करीब है, ज़्यादा लचकदार है, लॉजिकल है। इससे ज़्यादा की कोशिश फ़िलहाल नहीं कर सकते। और वजह क्या है, आप देखिए कि 2 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक, बल्कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद भी, जबकि इमरान खान की मकबूलियत में नए सिरे से इजाफा हुआ था, मुस्लिम लीग इस पोजीशन में थी कि वो 2/3 तो नहीं लेकिन सादा अक्सरियत से 15-20 सीटें ज़्यादा ले जाने की पोजीशन में थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इनसे शहबाज शरीफ साहब के जो तर्ज हुक्मरानी था, ये 16 माह की हुकूमत जो उनको मिली, उसमें इन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ा और पंजाब में मुस्लिम लीग के वोट बैंक में डेंट पड़ा। वो गलतियाँ क्या थी, एक तो खैर ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि इमरान खान मईशत को इतना तबाह कर गया था और इतने खड्डे खोद गया था कि उनको पुर करना किसी हुकूमत के लिए आसान नहीं था। गलती इन्होंने ये की कि शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नेंस की तरफ तवज्जो नहीं की, उनकी तवज्जो कुछ और मामलात पर रही। वो बड़ी इबरतनाक कहानी है। मसलन एक उनकी कोशिश ये रही और सारा टाइम वो इस पर लगाते रहे कि किसी तरह मेरी मेहरबानों के साथ बातचीत सेटल हो जाए कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो मैं बनूं, और जिस तरह काफ लीग के वो ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म बन गए थे, तो उसी तरह मैं भी इनकी गुड बुक में आ जाऊँ और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। उन्होंने गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दी ही नहीं। दूसरा,
उन्होंने महंगाई कम करने के बजाय टैक्सेस जो थे उनका ज़्यादा रुख उस पूरी हुकूमत ने, उसमें शहबाज शरीफ भी ज़िम्मेदार हैं, बिलावल भी, सारे ज़िम्मेदार हैं। अब अगरचे वो नहीं ले रहे ज़िम्मेदारी कि टैक्सेशन जो थी इस दौर में जो की गई उसका रुख अमीर तबके की तरफ नहीं था बल्कि उसका रुख गरीब तबके की तरफ है, और अब भी उस टैक्सेशन का रुख गरीब तबके की तरफ है। मालदारों पर टैक्स नहीं लगाए जा रहे। तो इसका मलबा भी ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून ही पर गिरना है, क्योंकि ये तसव्वुर फैला दिया गया है और फैल गया है कि मौजूदा निगरान हुकूमत दरअसल मुस्लिम लीग नून की सहूलतकार है। वो क्या सहूलतकारी वो तो हमें नज़र नहीं आई, लेकिन वो तसव्वुर फैला हुआ है। और तीसरी गलती उन्होंने ये की कि जब अवाम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, शहबाज शरीफ साहब ने एक गलत नारा लगाया कि मैं अपने कपड़े बेच कर भी सस्ता आटा दूंगा। ये एक बड़ा बेमानी किस्म का फिक्र था। कपड़े बेचकर आटे को सस्ता कैसे किया जा सकता है, ये एक अजीबोगरीब बेमानी बात थी, लग़व और मुहम्मल बात थी जो उन्होंने की। लेकिन उसके बाद जब महंगाई बढ़ी, आटा भी नॉर्मल रेट पर, आटा भी नायाब हो गया, हर चीज़ ही महंगी हो गई ना। तमाम अशिया, सिर्फ सब्जियों से लेकर गोश्त तक और मसालों से लेकर करियाने के सामान तक, कपड़े धोने के साबुन से लेकर हर चीज़ जो ज़िंदगी की ज़रूरत है, या उसके बाद फिर साथ साथ बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हुआ और आवाम की ज़िंदगी तंग हो गई। तो इन्होंने उस मौके पर आधे आधे सुफ़े के अखबारों के इश्तिहार और टीवी पर सारा दिन वो क्या कहते हैं टीवी की जो ऐड होती है वो चलानी शुरू कर दी। मसलन शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरे पर रवाना हुए, तो ये ख़बर अखबारात में 3 कालम वैसे ही छप रही थी या 2 कालम वैसे ही छप रही थी। इन्होंने ये ख़बर आवाम तक पहुँचाने के लिए कि मैं तुर्की रवाना हो रहा हूँ, तो आधे आधे सूबे के फ्रंट पेज पर तमाम पाकिस्तान के अखबारात में इश्तहार दिए। जिस अखबार की इशात 1 लाख थी उसको भी दिया, और जिस अखबार की इशात 100 से भी कम थी यानी डमी अखबार, उनको भी इश्तहार दिए। और अवाम फिर इस इश्तहारबाजी से चिढ़ गए। टीवी खोलो तो हर वक्त शहबाज शरीफ साहब का इश्तहार, हर 15 मिनट बाद, 20 मिनट पर, 10 मिनट बाद इश्तहार के खिदमतगार, अवामी खिदमत। तो लोग फिर ज़ाहिर चिढ़ जाते थे कि ये कैसी खिदमत हो रही है, आपने तो हमारे मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया है। इमरान खान ने जो तबाही मचाई थी, बजाय इसके कि आप उसको कंट्रोल करते, उसको उसकी मुरम्मत करते, उसका इजाला करने के बजाय आपने तो मज़ीद महंगाई कर दी। और ऊपर से आप हमें इश्तिहारात में बता रहे हैं कि मैं खादम हूँ, मेरी खिदमत मेरा नारा है, इस तरह की बातें। तो ये चीज़ें हैं जो मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ रही है। और नवाज शरीफ साहब की आमद से उस डेंट में कुछ कमी आई जो शहबाज शरीफ के 16 माह की मुद्दत में मुस्लिम लीग के वोट बैंक पर लगा था। अगर नवाज शरीफ साहब ना आते, पाकिस्तान ना आते, तो ये तसर और गहरा होता और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मज़ीद कम होता। नवाज शरीफ साहब या मरीम साहबा मैदान में आएंगी, इंतखाबी मुहिम में जलसे करेंगी, तो फिर मुस्लिम लीग के मकबूलियत में जो पड़ने वाला डेंट है वो कुछ मज़ीद सीधा हो जाएगा। और हो सकता है कि फिर उसके बाद सादा अक्सरियत का जो टारगेट है वो आसान हो जाए। नाज़रीन, इमरान खान के 2 कार्ड एक ही दिन में ज़ाया हो गए। इमरान खान का हर कार्ड जो होता है ना, वो आपके इल्म में है कि वो ट्रम्प कार्ड होता है या मास्टर कार्ड होता है, मास्टर स्ट्रोक होता है। तो वो हर कार्ड इमरान खान का यही होता है, और चुनाचे इसलिए मैंने भी इन दोनों कार्ड को मास्टर कार्ड का नाम दिया है। तो दोनों मास्टर कार्ड बुरी तरह नाकाम हो गए। पहला मास्टर कार्ड ये था, इमरान खान ने उस दिन जब वो आया, जब उसका जहनी तवाज़ुन इस हद तक ख़राब हो चुका था, साइफ़र केस में समाअत के दौरान अखबार नवीसों के सामने आया कि उसने बरमला कह दिया कि 9 मई तो नवाज शरीफ की साजिश थी। तो ज़ाहिर है इससे अपने भी हंसे हो गए, इमरान खान के अपने और दूसरे भी हंसे, दुनिया वाले में, पूरी दुनिया में ये एक मज़े का उड़ाने का बास बन गया। तो दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था। लेकिन उस दिन इसने एक बड़ी कैलकुलेशन करके ये मुतालबा किया कि मैं जनरल बाजवा को भी इसमें अदालत में बुलाया जाए। अभी उसने अदालत में ये वो दरख्वास्त की नहीं है कि बाजवा को बुलाया जाए बतौर गवाह, अभी उसने पेश करनी है। लेकिन ये इसने एक कार्ड खेला था अपनी दानिश में। उसे यकीन था कि बाजवा साहब नहीं आएंगे, उनके आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आर्मी चीफ इस तरह तो नहीं आते, रिटायर्ड आर्मी चीफ
कि किसी ने बुला लिया और वो पेश हो गया, जब तक अदालत हुक्म ना करे तो उसमें भी बड़ी चीज़ें सामने दिक्कत होती है अदालत को बुलाने में। लेकिन इमरान खान का यही यकीन था कि मैं इनको बुलाऊंगा और वो नहीं आएंगे, आने से इनकार कर देंगे, और जिसके बाद मैं गुल मचाऊंगा कि देखो मैं बेगुनाह हूँ। इसीलिए जनरल बाजवा आने से डर रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत है वो बाजवा को नहीं आने दे रही, क्योंकि फिर मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। हालांकि ये एक अहमकाना मीनार है जो उसने खड़ा किया था, मीनार हमाकत, इसलिए है कि जनरल बाजवा इस केस में इस तरह मैटर करती नहीं है कि उनके आने से या ना आने से किसी की बेगुनाही या जुर्म साबित हो जाए। तो ये उसने कैलकुलेटेड मूव की, और लेकिन नतीजा क्या हुआ, वो अंसार अब्बासी ने खबर दे दी या उनको खबर किसी ने दे दी, हो सकता है बाजवा ने दी हो या हो सकता है किसी मुक़्तदर इदारे ने ही दे दी हो कि बाजवा आने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब बाजवा के आने से क्या होगा? इमरान खान को तो कोई फ़ायदा इसमें मिलना ही नहीं है, क्योंकि केस बाजवा पर डिपेंड नहीं करता। केस में जो खुदकुशी की है इमरान खान ने, वो तो ऑडियो लीक है जिसमें इमरान खान कह रहा है कि हम इस साइफर से खेलेंगे, इसको प्ले करेंगे तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए। यानी वो उस इजलास में जिसमें 2-3 आदमी थे, ये बता रहा था कि हम इस साइफर को ओपन करेंगे, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को तोड़ देंगे, उसको पाश कर देंगे, और फिर ये वो जो ऑडियो है ना, वो इसके लिए मौत का फंदा है। उसके बाद फिर दूसरे बहुत सारे बयानात भी हैं और दूसरी बहुत सारी गवाहियाँ भी हैं जो हर एक अपनी जगह बड़ी मजबूत है, लेकिन सबसे मजबूत और बुनियादी जो है वो यही बात है। इसमें बाजवा साहब क्या कर सकते हैं, लेकिन बाजवा साहब अगर आ गए, क्योंकि अभी ये कहना मुश्किल है कि खबर ये छपी है तो इस खबर के बाद वो वाकई आते हैं या नहीं आते, या फ़ौज इजाज़त देती है या नहीं देती, या अदालत दरख्वास्त मानती है या नहीं मानती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो आ गए बाजवा साहब, तो बाजवा साहब भरे बैठे हैं। नाज़रीन, अब इमरान खान ये कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता कि देखो मैं तो बेगुनाह था इसलिए बाजवा नहीं आ रहा। और दूसरा कार्ड ये है कि कल ही आपने ये इलेक्शन कमीशन का ऐलान सुना कि चंद दिन तक शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। पीटीआई की अब तक की सारी गेम ही ये थी कि इलेक्शन मुलतवी करा दिए जाएं, या शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, फ़ौज मुलतवी करा देगी, नवाज शरीफ मुलतवी करा देगा, या क्या होगा। तो फिर हम ये डंके बजाएंगे कि हमारी मकबूलियत तो 85% थी, तो हमारी मकबूलियत से डर कर इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कराए हैं। चुनाचे इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल देने का ऐलान जो था वो इमरान खान पर और पीटीआई पर एक छोटी सी बिजली बनकर गिरा है। बड़ी बिजली उस दिन गिरेगी जिस दिन शेड्यूल का ऐलान होना है, और ऐलान होगा, शेड्यूल का ऐलान होगा, और 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 0/0 है, 0 है, उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। इलेक्शन 8 फरवरी की तारीख को ही होने हैं, और अब इमरान खान के पास बाईकाट करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। यानी वो जो स्कीम थी कि इलेक्शन लेट हो जाएगा तो हम पुख्तूनख्वा में कत्ल गारत का बाज़ार गर्म कर देंगे, हंगामे कराएंगे, जलसे जुलूस कराएंगे, पथराव कराएंगे, और ये कराएंगे और वो कराएंगे, टीटीपी की खिदमात इनको दस्तयाब हैं, भारत इनका सरप्रस्त बैठा हुआ है। वो इसराइल को तो मैं इस वक्त कोट नहीं करता, इसराइल इस वक्त अपने मसाइल में उलझ गया है। हमास का जो उसके ख़िलाफ़ मामला चल रहा है, तो उसमें इसराइल को जो परेशानी का सामना है वो इसराइल की पूरी तारीख़ में बेमिसाल है। इससे पहले इसराइल पर इतनी हरासानी, लरजानी, तरसानी जो भी कह लें तारीख़ नहीं हुई थी। तो वो इसराइल तो अब इमरान खान की मदद को नहीं आ सकता, तो भारत भी नहीं मदद कर सकेगा। हालात ऐसे नहीं है कि भारत अब इमरान खान की मदद कर सके। ले दे के एक मुल्ला हैबतुल्ला पर इनका इन्हिसार है, और टीटीपी को जो वो ऑपरेट करता है वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दाल नहीं गलेगी। तो जो इन्होंने कोशिश करनी थी, जो स्कीम बनाई थी पुख्तूनख्वा में शेख मुजीबुर रहमान बनने की, तो वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही गतरबूद हो जाएगी। आधी से ज़्यादा गतरबूद तो आज ही हो गई, बाकी जो है बचेगी वो शेड्यूल का ऐलान होने के बाद गतरबूद हो जाएगी। फिर जब इलेक्शन होंगे तो उसकी प्रिडिक्शन मैं आपको एक कर देता हूँ, बड़ी अहम प्रिडिक्शन है। पीटीआई के उम्मीदवार ज़्यादातर सीटों पर सामने नहीं आएंगे, कोई टिकट ही नहीं लेगा, लेकिन कुछ सीटों पर उनके उम्मीदवार आएंगे और कुछ सीटों पर वो जीत भी जाएंगे। बस इससे ज़्यादा कहानी पीटीआई की नहीं है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।